इधर वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 35 याचिकाएं अब तक दाखिल की गई हैं। इनमें 10 आज के लिए लिस्टेड है। इन याचिकाओं में जमीयत उलेमाए हिंद समेत केरल जमीयतुल उलेमा, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की याचिका शामिल है। कांग्रेस सांसद जावेद मोहम्मद की याचिका पर भी आज ही सुनवाई होनी है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिकाएं भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा प्रहार किया और बताया कि दंगाइयों का इलाज डंडा है। सीएम योगी ने आगे कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने दंगाइयों पर कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? दंगाई डंडे से ही मानेंगे। सीएम योगी ने ममता बनर्जी समेत पूरे विपक्ष से पूछा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विपक्ष क्यों मौन है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। एक तरफ जहां बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं आम लोग ममता बनर्जी को अब सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में अब कोई भी दंगाई पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं करते। संभल इसका सीधा उदाहरण है। वहीं ममता बनर्जी के राज में बंगाल में साल दर साल दंगे हो रहे हैं। दरअसल वक्फ कानून बनने के बाद पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा जारी है। पहले मुर्शिदाबाद और अब दक्षिण 24 परगना में आगजनी की गई है। हिंसा के बीच बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बंगाल में दंगे पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि वहां जो भी हो रहा है बीजेपी करवा रही है, हम ममता बनर्जी के साथ हैं। बंगाल से क्या लेना देना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या, या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा? मैंने अपने तालिग्राम में देखा। संभल हिंसा मामले में आज समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश होंगे। संभल सांसद आज लखनऊ में आयोग के सामने पेश होंगे। इससे पहले 5 अप्रैल को न्यायिक जांच आयोग ने सांसद बर्क को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। संभल सांसद पर 24 नवंबर को बवाल के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में FIR में सांसद बर्क को नामजद आरोपी बनाया है। इधर आकाश आनंद की वापसी के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी की समीक्षा की जाएगी कि अब तक उन्होंने क्या काम किए हैं और कैसे किए हैं। साथ ही आगे के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। लखनऊ में बीएसपी ऑफिस में सुबह 11 बजे बैठक होनी है और इस बैठक में दोनों राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारी और पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। आकाश आनंद की वापसी के बाद ये बीएसपी की पहली बड़ी बैठक है। बताया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती है। द नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा का नाम शामिल है। ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इसे बदले की भावना बता रही है।
ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सैम पित्रोदा का भी नाम शामिल है। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होते ही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार अपनी हताशा का परिचय दे रही है। कांग्रेस ने इसे धमकी करार दिया है। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो अपनी हताशा का परिचय रोज दे रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकी जो एजेंसीज हैं इनकी कोई विश्वसनीयता रह नहीं गई है। ऐसी चार्जशीट, ऐसी धमकियों से कानून का पालन हम करेंगे, कोर्ट में जवाब दिया जाएगा, लेकिन इन धमकियों में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाला नहीं। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं। उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेंगे मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं। ये चार्जशीट कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में एक रियल एस्टेट डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जांच एजेंसी की ओर से पूछताछ के कुछ घंटों बाद दाखिल की गई। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है। उससे पहले सियासत पूरी तरह से हाई हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में सोमवार रात हुए अग्निकांड की जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित की है। ये कमेटी हादसे के कारणों की जांच करेगी। सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी कई एंगल से जांच करेगी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी। अमेठी में एटीएस की टीम ने छापेमारी की। विदेशी फंडिंग की सूचना पर एटीएस की टीम जगदीशपुर कस्बे में छापे मारने पहुंची। हुडा वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी के संरक्षक के घर छापा मारा गया। एनजीओ संचालक डॉक्टर अख्तर रेहान पूछताछ में सही से जवाब नहीं दे पाए। वहीं बताया जा रहा है कि जल्द ही एटीएस टीम जांच के लिए दोबारा अमेठी आ सकती है। अमेठी में तकरीबन 3 घंटे से अधिक घर और दफ्तर पर छानबीन की गई। पूछताछ के बाद बिना संतुष्ट हुए एटीएस की टीम लौट गई है। इस एनजीओ के तहत 4 स्कूल और 1 अस्पताल रजिस्टर है। कितना आया पैसा, कितना कहाँ खर्च किया, नहीं, विदेशों से जो पैसे हैं उसकी जांच किया है या जो यहाँ आपके विद्यालय से जो नहीं, फीस नहीं, वही एफसीआर विदेशों जो पैसा है कितना आया लगभग? अरे वही विधवा पेंशन क्लिनिक पैसा आता है यूएसए से, अमेरिका से। कितना आता है लगभग? जो 25-30-40 आ जाता है साल में। 25-40 लाख रुपए साल में। गाजीपुर पुलिस ने फरार चल रहे इनामी आरोपियों की लिस्ट जारी की है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी समेत फरार चल रहे 29 अपराधियों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए हैं। मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफसा अंसारी पर गाजीपुर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा है, जबकि मऊ पुलिस ने पहले ही अफसा पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। तो अब तक गाजीपुर और मऊ पुलिस की तरफ से कुल 1 लाख रुपए का इनाम अफसा अंसारी पर घोषित किया गया है। एक माफिया मुख्तार अंसारी, स्वर्गीय मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी है, जिन पर 50,000 का इनाम इस जनपद से घोषित है। इसके अतिरिक्त कई हत्या के मामलों के अभियुक्त हैं जिनमें 50,000 का इनाम घोषित है। और हमें उम्मीद है कि इसमें जनता के द्वारा सकारात्मक सूचनाएं मिलेंगी और हम इनको कानून का शिकंजा कसने में कामयाब होंगे। इससे पहले और भी कहीं इनके इनाम घोषित है सर? मऊ से इनाम घोषित है इनके ऊपर और मऊ पुलिस भी इनके लिए कार्रवाई कर रही है। खबर नोएडा से, जहां फोर्टिस अस्पताल के स्टाफ की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक बाथरूम में फिसलकर गिरने और बेहोश होने की वजह से इलाज के दौरान उस शख्स की जान गई है। 6 साल से फोर्टिस अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट असिस्टेंट की पोस्ट पर वो काम कर रहा था।
द मेरठ से सौरभ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। मुस्कान साहिल के दूसरी पेशी के दौरान एक दूसरे को देखकर साहिल मुस्कान भावुक हो गए। दोनों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। दोनों ने प्राइवेट वकील की मांग की है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई और अग्रिम तारीख 28 अप्रैल दे दी गई है। माननीय न्यायालय का आदेश था कि उनको अभी बीसी से पेश करा दिया गया है। सर, क्या जैसे मुस्कान प्रेग्नेंट है तो उसके बाद दोनों ने आपस में मिले या भावुक हुए, ऐसा बताया जा रहा है? अब ये स्वाभाविक है कि माननीय न्यायालय के सामने बोल तो सकते नहीं, तो इन लोगों ने आपस में खाली एक दूसरे को देखा और भावुक होना तो स्वाभाविक है। बाकी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, किसी की व्यक्तिगत जानकारी देना तो मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन मुझसे दोनों ने ये अनुरोध किया है कि वो जल्दी अपना निजी वकील करना चाहेंगे, तो हमने कहा आप स्वतंत्र हैं। और अगली खबर, झांसी से एक भाई ने अपने दूसरे भाइयों पर तमंचे से गोली चलाई है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला भोजला गांव का है। बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। फायरिंग करने वाले भाई के हिस्से 42 लाख रुपए आए थे। आरोपी को उसे 42 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे थे और डर दिखाने के लिए ही उसने गोली चलाई। दरगाजियाबाद में एक शादी समारोह में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। मामला डबाना गांव का है। दो पक्षों के बीच बहस इस कदर बढ़ गई कि मामला मारपीट और गोलीबारी तक पहुंच गई। एक युवक गोली लगने से जख्मी हुआ, जबकि दूसरे व्यक्ति को पिस्टल के बट से बुरी तरह से पीट दिया गया। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पीड़ित के मुताबिक आरोपी 4 लोग थे जो आए दिन अवैध वसूली करते हैं, लोगों को धमकाते हैं और गांव में गुंडागर्दी भी करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों को फायरिंग करते और भागते देखा गया है। कल इन्होंने फार्म में आके फायरिंग करी। 3 लोगों के पास असले अवैध हथियार थे इनके पास। इन्होंने गाली गुप्ता देनी चालू कर दी। मैंने उनको समझाया कि ये सही नहीं है, आप भी त्यागी बिरादरी से आते हो, हम भी त्यागी बिरादरी से आते हैं, तो सही नहीं है। तो इन लोगों ने सीधे हम लोगों को हथियार तान दी और एक तो हवाई फायरिंग की और फिर दूसरे ने गोली मार दी। और फिर बाद में इन्होंने एक मेरे भाई को सर में बट मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसी दौरान ये लोग गाड़ी लेके 4 लोग थे। ये लोग, एक तो चरसिल राणा, एक लोकिंदर त्यागी, एक रिंकू उर्फ राहुल और एक अज्ञात है जो गाड़ी में थे। फिर ये लोग मौके से फरार हो गए और अपनी पूरी फैमिली को, फिर जब पुलिस ने इनके दबिश दी तो ये लोग अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से फरार हो चुके थे।